दोस्तों, मैं आपका पंकज सर। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में सभी का स्वागत है। आज हम लोग उसी लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और हिंदी माध्यम की जो फिजिक्स है उसमें से लेक्चर नंबर हम 20 पढ़ेंगे, यानी लेक्चर नंबर 20। और ये थ्योरी के दृश्य से लास्ट लेक्चर होगा और आपका दूसरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे टॉपिक जो हम आपको बताएंगे उसमें बहुत थोड़ा डिटेल से समझिएगा, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है उस टॉपिक में। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। ओके, तो देखिए हमें अनंत लंबाई, अनंत आवेश की अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र बताना है। मतलब कि एक ऐसी चादर है जो बहुत बड़ी है, उसकी लंबाई अनंत आप कह सकते हो, तो उसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। वैद्युत क्षेत्र निकालने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं कि हम वैद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं, लेकिन अगर एक ऐसी वस्तु हो जो बिल्कुल दूसरे ढंग से कॉम्प्लिकेटेड हो, तो कॉम्प्लिकेटेड जो वस्तु होगी उसके लिए हम लोग वैद्युत क्षेत्र निकालने का एक आसान सा तरीका होता है गॉस थ्योरम से। तो ऑफ कोर्स हम गॉस थ्योरम से निकालेंगे। आइए देखा जाए। तो पहले तो हम चादर बनाते हैं। तो देखो भाई, चादर हम बना देते हैं। इस तरह की चादर आप बना दो। ऐसे ऐसे ये पूरी तरह से आवश्यक है। और एक बात फिर से ध्यान में आपको बता दूं कि ये पूरी तरह से जो आवेश इस पे वितरित है वो एक समान रूप से है। यहां पर मैंने ऐसे दिखा दिया कि ये कहां तक है जनाब, इनफिनिट तक है। और इससे कुछ डिस्टेंस पर मान लो कि r दूरी पर एक बिंदु P है, यहीं पर हमको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, इस बिंदु P पर। तो वैद्युत क्षेत्र सामने भी तो नहीं होगा, उस वैद्युत क्षेत्र अंदर भी होगा, इस पार भी होगा, क्योंकि वो प्लेट कुछ इस ढंग की है और प्लेट बहुत थिक है, थिक नहीं है, थिन है सारी, तो बहुत पतली सी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आवेश होगा वो इसके पृष्ठ पर वितरित रहेगा आवेश। तो जितना प्रभाव इधर होगा उतना प्रभाव इधर भी होगा, यानी कि दोनों तरफ वैद्युत क्षेत्र बन सकता है। तो हम बिल्कुल कंफर्म है कि दोनों तरफ वैद्युत क्षेत्र बनेगा। ओके, तो गॉस की थ्योरम लगाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम थोड़ा सा इसमें मान लेते हैं कि इसका जो चालक प्लेट है उस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है। तो थोड़ा सा लेकर लिखते हैं, माना चालक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना, सिग्मा है। और आपको आप सिग्मा इक्वल टू तो जानते ही जानते हैं, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है। ऐसा चालक प्लेट लिख लीजिए या चादर, चालक प्लेट, चालक प्लेट से r दूरी पर बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इतनी बात तो आपको समझ आए, छोटा सा मैंने ऐसे लिख दिया। अब बात ये है कि हम क्या करेंगे कि इसको ढकने के लिए तो भाई एक चीज बड़ा होगा कि हम कितना बड़ा उसको उसका सरफेस मांगे, उसका पृष्ठ माने कि वो आवेश उसके अंदर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, छोटा सा पार्ट के लिए उसका क्षेत्र, उसका हम लोग मानते हैं कि कितना आवेश हो सकता है। तो हम इसके आर पार एक
बेलन बनाएंगे और ये देखिए इसके आर पार, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर दूं ना, ये रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये इस तरह का हमने इस पे बेलन बना दिया ऐसे, इसमें भी दिख रहा आपको बेलन। तो एक्चुअल ये बेलन जो होगा इसको भी आप डॉट ना करें, राइट, आर पार मान लिया जाए। ऐसे यहां पर P डैश कर देते। अब देखिए जो इसकी सममितता का मतलब है दोनों लगभग बराबर रहने चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगी, तो दोनों तरफ वैद्युत क्षेत्र रहेंगे, बराबर भी रहेंगे। ओके, तो इनकी दूरी इसके सेंटर से यहां से अगर देखी जाए तो ये वाली भी तो आर रहेगी, यहां से आकर ऐसे आर रहेगी, है ना। इसके एरिया की बात किया जाए तो जो हमने सिलेंडर लिया है वो क्या है, वो एक 3 डायमेंशनल फिगर की तरह है, 3 बीमी वाला। तो उसका क्षेत्रफल जो समतल वाले का होगा कहां पर होगा, आउटसाइड लिया जाता है, यानी बाहर हम लोग लेते हैं, तो ई इसके लिए बाहर होगा। अगर इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया वेक्टर भी किधर रहेगा, बाहर रहेगा। यहां पर भी हम अगर बात करें कि इसके क्षेत्रफल, इसके वैद्युत क्षेत्र की, तो बाहर होगी, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वह भी बाहर होगा। एरिया वेक्टर ये होता है। अब बात ये है कि यहां पर एक, अगर हम उसका जो कर्व वाला एरिया है, मैं पिछले वीडियो में बहुत बार बता चुका हूं, जो कर्व वाला है उस पे भी जो एरिया वेक्टर मतलब कि वैद्युत क्षेत्र नहीं, क्षेत्रफल अवयव होगा, उसकी दिशा किधर रहेगी, बाहर की तरफ, यानी कि ये किधर हो गया भाई, बाहर। इसमें वैद्युत क्षेत्र इधर है, तो इसके बीच बनने वाला कोण कितना, 90, राइट। क्या करते हैं, कुल वैद्युत फ्लक्स अगर निकालना हो तो आप निकालोगे, कुल वैद्युत फ्लक्स, बोलो भाई कुल वैद्युत फ्लक्स कैसे निकाला जाएगा। तो कुल वैद्युत फ्लक्स के लिए हमारे पास बहुत सारे, देखो ये मान लो कि सरफेस नंबर 1 पृष्ठ नंबर 1 हो गया, इसको कह दो पृष्ठ नंबर 2 हो गया, यहां पर जो आपने लिया वो पृष्ठ नंबर 3 हो गया। तो 2 समतल वाले हो गए, एक इधर समतल एक इधर समतल, राइट। और बीच में वो जो कर्व वाला एरिया जो मुड़ा है उसके लिए तो हमारे पास टोटल फ्लक्स जो फाई ई होगा वो किसके इक्वल, फाई, इसमें आप लिख सकते हो फाई 1 जो पहले वाले के लिए होगा, या इसका एरिया S1 कर लो, फाई S2 कर लीजिए दूसरे वाले के लिए, तीसरे वाले के लिए फाई S3। देख पा रहे हो, ऐसा कर देंगे। तो इनका जो फ्लक्स होगा भाई वो कैसा, इसके लिए इंटीग्रेशन करोगे तो ये फर्स्ट वाला कौन है, ये है ना, तो आप इसको लिखते हो E इंटू DA प्लस, इसके लिए बोलो ये पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए E इंटू DA, फिर प्लस इसके लिए कितना भाई, ये तीसरा है ना, राइट। तो इसमें आप सरफेस का नाम लीजिए, क्या दिक्कत है, S1 S2 S3 के लिए तो E इंटू DA। ऑफ कोर्स अब इनको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दीजिए जनाब, ये क्या हो जाएंगे, E A, इनका बारी है इनके दिशा की, तो इसमें कोण कितना होगा, देखो यार दोनों की दिशा एक तरफ है, तो मैं ये बात बार बार नहीं समझाने वाला कि इसी तरह की होगी, आप उसे पिछले वीडियो में देख सकते हो, बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हो, राइट। और यहां पर S3 तो EDA cos 90, cos 90 वाले के लिए 0, और ये कौन सा है, थर्ड वाला है जो इस तरह का करो उसके लिए, बाकी इनकी बारी है, तो cos 0 की वैल्यू तो
अगर हम इसका सरफेस देखें इस छोटे से एरिया को, तो हम इसके एरिया को मान लेते हैं कि कैपिटल ए। तो ये टोटल आ जाएगा E इंटू ए यहां वाला, और इसके लिए E इंटू ए यहां वाला। यहां से आपका आ गया 5E, और ये आ गया 5E इज इक्वल टू 2E इंटू ए। ओके, इसे कुछ सोचे समझे बिना इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। बना लिया भैया। अब गॉस की प्रमेय लगाते हैं। गॉस की क्या भाई, प्रमेय से या गॉस के नियम से, जैसा आप कह सकते हो। तो ये होता है टोटल फ्लक्स Q अपान Q इनसाइड अपान एप्सिलॉन नॉट। बात आप समझिएगा, Q इनसाइड का मतलब क्या है? Q इनसाइड का मतलब ये है कि जो फ्लक्स इसका बनेगा वो इस वाले चार्ज के लिए बन जाएगा, जो यहां पर, जो उसके आर पार, जैसे देखो इसके इस आर पार जो हमने बेलन लिया है, तो जो फ्लक्स बनेगा इसके अंदर कितना आवेश है। तो आप कहोगे जो ये बेलन है, बेलन का जो एरिया है ये वाला, उसी के बराबर, देखो खुचुक, उसी के बराबर खुचुक इतना यही वाला आप उसको काट रहा है। तो इतना चार्ज उसके अंदर है, लेकिन उस चार्ज की, उस आवेश की जो एरिया है वो कितने के बराबर है? जितना इसकी एरिया उतना इसकी एरिया। तो वही उसके अंदर आवेश बचा हुआ है। नहीं समझ पाए? जैसे आप ऐसे सोचो, उसमें ऐसे होल कर दिया गया इस पार से उस पार ना, तो इतना चार्ज उसको टच करते हुए बाहर निकल जाएगा। जब इतना चार्ज उसको टच करते हुए बाहर निकलेगा, तो उतना उसके अंदर, उस बेलन के अंदर आवेश बच जाएगा, है ना। तो उसके हिसाब से अगर हम आवेश को निकालें, तो Q जो इनसाइड है, इनसाइड मतलब उसके अंदर, तो क्या होगा? सिग्मा इंटू ए होगा। जैसे यहां इसका गुणा इसमें कर दे, तब ये आ जाएगा 5E इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए अपान एप्सिलॉन नॉट। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए। अब क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से क्या होगा आपको? 2EA बराबर सिग्मा इंटू ए एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल, तब E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ऐसा ऐसा हो जाएगा। अब यहां पर कुछ चीजें आप ध्यान में देखिएगा। जो आवेश है, जो वैद्युत क्षेत्र बन रहा है, वो केवल इसके पृष्ठ घनत्व पे निर्भर करता है। मतलब कि इसमें आवेश में जो एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश वितरित है, वो इसी बात पर निर्भर करता है E। अगर इस पे एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा ज्यादा हो तो वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, नहीं तो कम होगा। और दूसरी बात कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र R पे निर्भर नहीं कर रहा है। मतलब कि अगर हम इधर इससे बाहर निकल गए और हम इधर जा रहे हैं कहीं पर भी, इस प्लेट से इस पार भी और इस पार भी, तो दोनों तरफ वैद्युत क्षेत्र का मान कैसा रहेगा? नियत रहेगा और बदलेगा नहीं। बात समझ में आ रही है? तो ये वैद्युत क्षेत्र इसके लिए बदलेगा नहीं। ओके, बात समझ में आई थोड़ा मोड़ा? चलिए इसे अच्छे से आप नोट करें। और हाँ, अगर ये समतल चादर की जगह वो एक प्लेट हो जिसकी कुछ मोटाई हो, तब वैद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे? एक तरफ उसको भी हम यहां कर देते हैं। राइट, तो मैं इसको मिटा देता हूं। कहां गया मिटाने वाला भैया? मिटाने वाला भैया। ओके, आइए कर लेते हैं। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतर है, आपका नंबर पूरा मिल जाएगा इससे। चलिए हम इसको मिटाते हैं। अब अगर ये नहीं होता, जो प्लेट है वो कुछ इस ढंग की रहती, मोटाई उसकी होती कुछ ना, तो ये आवेशित तो एक समान रूप से है, और ये जो है वो एक प्लेट है, चादर समतल क्या है? समतल प्लेट है। ठीक, प्लेट, यहां प्लेट का मतलब कि इसकी क्या रहे?
मोटाई भी रहे, है ना भाई। यहाँ पर इस चादर की कुछ मोटाई होगी और हम उसको बाहर वैद्युत क्षेत्र देखना चाहते हैं कितना आता है। तो आइए उसकी मोटाई के लिए हम एक बनाते हैं, उसकी मोटाई के लिए वैद्युत क्षेत्र के लिए प्लेट हम बनाना है। चलो इसी तरह इसमें मोटाई है, ध्यान में रख रहिएगा, इसकी मोटाई जरूर है। तो देखिए थोड़ा सा इस तरह से बल्कि नहीं बन पाएगा, तो हम देखते हैं इसको ऐसे। सामने वाला जो थिकनेस है उसको हमें दिखाना है कुछ मोटाई उसकी, तो हम ऐसा कर देते हैं, ये थोड़ा सा बदल आ रहा था तो हमने इसे दूर कर दिया है, ऐसे इस तरह की ना। इस पे आवेश पूरी तरह से वितरित है, ऐसे ऐसे ना। अब क्या करना है, इसके बाहर हमको वैद्युत क्षेत्र बताना है। फिर वही सी बात, तो हमने इसमें एक बेलन ले लिया, उसी तरह का एकदम बढ़िया से याद रहना चाहिए, ऐसा हमने एक बेलन ले लिया ना। और इसकी दूरी भी हमने दिखा दिया कि यार है, और इसका वैद्युत क्षेत्र बाहर होगा, ये सब जानते हैं। और ये 3D है तो इसके क्षेत्रफल की दिशा भी बाहर होगी, चाहे तो आप ए लिख लो चाहे डी, छोटा लेंगे तो डी होगी। यहाँ पर इसके क्षेत्रफल अवयव की दिशा किधर होगी, बाहर की तरफ, और इसके वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, ये है, तो 90 बन गया इसमें एंगल, है ना। लेकिन अगर हम इसमें एक दूसरे पॉइंट की बात करें, जैसे ये P होता, तो यहां पर बताइए क्या होता, ये P डैश होता, और इस P डैश के लिए यहां पर वैद्युत क्षेत्र का मान तो 0 है, क्योंकि चालक है और ये चालक प्लेट है, तो चालक प्लेट के अंदर तो वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, जो आवेश होता है वो बाहर होता है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र अंदर नहीं है। ओके, तो अब क्या करेंगे, हम इसका फ्लक्स निकालेंगे। तो कुल वैद्युत फ्लक्स उसी तरह आप लिख सकते हो, तो हम कुल वैद्युत फ्लक्स, राइट, नहीं समझ में आया कैसे करना है। जैसे इसके लिए कुल वैद्युत फ्लक्स, तो इसके लिए तो एकदम 0 है, वैद्युत क्षेत्र होगा ही नहीं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इसके लिए चार्ज है नहीं अंदर ना, तो चार्ज नहीं है तो वैद्युत क्षेत्र यहाँ नहीं होगा। तो हम इस वाली जो सामने वाली प्लेट है, इसी के कारण इधर वैद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं। बस बात समझ में आई? अच्छा, नहीं फील हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। मोटी सी प्लेट है, राइट, मोटी सी प्लेट है, और इस सरफेस दोनों चार्ज है, इसको चार्ज किया गया तो ये इसके सरफेस पे चार्ज आ गया। तो अब सोचो कि इस वाली प्लेट से यहां वैद्युत क्षेत्र बताना है, लेकिन इसकी मोटाई जो है ऐसे पैक्ड है, तो इसके अंदर तो आवेश नहीं है ना, तो अंदर आवेश नहीं होगा तो वैद्युत क्षेत्र यहाँ 0 होगा, तो यहाँ का वैद्युत क्षेत्र 0, राइट। ओके, कुल वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, उसी तरह का जो फाई ये पहले वाले के लिए, ये दूसरे वाले के लिए, ये आप पहला कर लो, इसको आप दूसरा कर लो। तो इसके लिए इंटीग्रेशन पहले वाले के लिए E इंटू DA जो S1 था, और जो S2 है उसके लिए, और ये आपका इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि इसको S1 कौन सा, ये वाला है, ये 2 वाला है, तो आप भी इसके लिए E DA cos 0 एक डायरेक्शन में है, प्लस इसके लिए बोलना, इसके लिए तो भाई DA cos 90 हो जाएगा। ये कौन है, S1 है, और ये कौन है, S2। अच्छा, इसकी वैल्यू तो 0 हो गई। यहां पर अगर आप देखें ध्यान से, तो E तो इसके हर एक बिंदु पर बराबर होगा, और DA कितना हो सकता है, जो आपने बेलन माना है उसी के क्षेत्रफल के बराबर।
तो उसका क्षेत्रफल कितना ए हो जाएगा, और यहां पर कितना फाई ई इक्वेशन नंबर 1 जैसे बना रहे तो उसी तरह बनाओ। अब यहां पर गॉस की प्रमेय लगा दीजिए, गॉस की प्रमेय से, अच्छा फाई ई बराबर क्यू, उसी तरह इनसाइड मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि आपको बिल्कुल ये आभास रहे कि जिस आवेश की हम बात कर रहे हैं उस बेलन के अंदर है, उस बेलन के अंदर पड़ता है। अच्छा सही कह रहे हैं आप। तो इसका मान निकालो क्यू इनसाइड। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए सिग्मा इंटू ए लिखना है। ए क्या है, एरिया किसकी, इस बेलन की है, तो बेलन की एरिया निकालेंगे। फाई ई बराबर सिग्मा इंटू ए अपान एप्सिलॉन नॉट, इसे इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए। समीकरण 1 और 2 को बराबर करिए, तो समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर कितना भाई 2 से आ जाओ मिलाते हैं। यहां से क्या मिलेगा, ई इंटू ए बराबर सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कट जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसा वैद्युत क्षेत्र इसमें आ जाएगा। ओके, बात समझ में आई। अंदर वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, बाहर होगा, लेकिन एकदम उसी तरह का वैद्युत क्षेत्र होगा। ये केवल इस सिग्मा पर निर्भर करेगा कि इसके पृष्ठ पर आवेश अगर घनत्व ज्यादा है तो वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा। अगर उसके अदरवाइज आप दूरी बढ़ाते हो तो इसके लिए दूरी की कोई मायने नहीं रहे, ये वैद्युत क्षेत्र कांस्टेंट रहेगा। ओके, अच्छा इसे आप बढ़िया से नोट कर लें और उसके बाद हम लोग और भी आगे करते हैं। चलिए आपको मैं कुछ चीजें सिखा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से और बड़ा मजेदार होगा, इसे आप ध्यान दीजिएगा। ये सभी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है जनाब। अच्छा तो कैसे है, जैसे हमको बताना है वैद्युत क्षेत्र निकालना है। ओके, तो वैद्युत क्षेत्र किसके लिए निकालना है, अनंत विस्तार की समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र। ओके, अब बात यह है कि ये तो थोड़ा सा उसी तरह से मिलता जुलता था, लेकिन यहां पर हमको क्या करना है कि 2 कर लेते हैं, 2 समतल चादर प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालना है। अच्छा चलिए इन 2 चादर के लिए निकालते हैं। दोनों चादर के लिए हमें बढ़िया से कुछ बातें याद रखनी है, और वो बात याद रखने वाली ये है कि हम 2 तरह से कर सकते हैं। एक तरह से जब दोनों पर आवेश बराबर हो, और एक बार जब दोनों पर आवेश अलग अलग हो। मतलब नहीं समझ पाए, इसके 2 बल्कि नहीं 3 कंडीशन बनेगी। आप ऐसे सोचो, हो सकता है दोनों प्लेटें प्लस चार्ज हो समान तरह की, तब कैसे निकालेंगे। और हो सकता है कि एक प्लेट धनावेशित और एक ऋण आवेशित हो, तब कैसे निकालेंगे, ये भी तो हो सकता है। और दोनों पे ये भी हो सकता है कि आवेश का घनत्व अलग अलग हो, जैसे एक पे ज्यादा आवेश हो, एक पे कम आवेश की मात्रा हो, तब कैसे कैसे निकालेंगे। तो हम लोग इसमें फर्स्ट वाला करते हैं कि जब दोनों चादर कैसी रहेंगी, एक जैसे आवेश की रहेंगे। ओके, हाँ जी ना जी, ओके हाँ जी, ओके ऐसे ऐसा। और मैंने बता दिया कि इसमें सिग्मा ये प्लस है, और इस पे भी चलो सपोज दैट सिग्मा प्लस ही है। 1 2 मैं नहीं लिखता हूं, दोनों पे आवेश की मात्राएं कैसी हैं, बराबर है। और ये खुचुक 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 ऐसे। यहां पर एक पॉइंट P है, एक बाहर यहां पर Q है, यहां पर R है। हमको तीनों बिंदुओं पे वैद्युत क्षेत्र बताना। जो हमने पढ़ा है उसी को बस लगाना, कुछ सोचना समझना नहीं। चलो बिंदु P की बात करते हैं। अगर इस चादर को हम 1 कर दें और इस चादर को 2 कर दें, नाम लिख दो यार, कौन सा दिक्कत है। तो इस प्लस है ना, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र किधर होगा,
बाहर होता है इससे। इस वाली प्लेट जो दूसरी है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र किधर, उससे भी तो दूर होगा, यानी कि धन वाले के लिए किधर होते हैं, बाहर होते हैं भाई जनाब। विपरीत हो गए दोनों। आइए इस पे देखा जाए, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र किधर, पहली वाली प्लेट के लिए देखो किधर आएगा, इस वाली प्लेट से अवे जाएगा, मतलब दूर भागेगा। तो इस वाले के लिए अगर दूर भागा तो इवन हो गया। ठीक, इस दूसरी वाली प्लेट के लिए अगर भागा तो यह भी इधर जाएगा, यानी कि दूर हो गया। तो ये हो गया आपका E2। आइए यहां चेक कर लिया जाए, इस पहली प्लेट धनावेशित है, इसके कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र बाहर होगा, तो ये हो गया E1, राइट। इस वाली प्लेट के लिए भी वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, बाहर होगा, तो ये हो गया आपका E2, राइट। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। अब आपको जगह जगह निकालना है, क्योंकि हम लोग तो यार E1 = तो जानते हैं सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। इसके लिए अगर दूसरे वाले के लिए बोलोगे तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट दूसरे वाले के लिए हो जाएगा। तो कुछ करना नहीं है, फटाफट करते चले जाओ। क्या करते जाओ, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र बताओ। P वाले के लिए दोनों अलग अलग हैं, तो इसका नेट वैद्युत क्षेत्र किधर आएगा, E1 माइनस E2, किसी एक डायरेक्शन में ले लो, विपरीत दिशा में। तो यहां पर क्या आएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा 0। यानी कि अगर प्लेटें दोनों कैसी हैं, दोनों प्लेटें एक जैसे आवेश की हैं, धन और धन, तो उसके बीच में कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं बनता है। यही हो गया ना भाई, उसके बीच में कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं बनता है। तो फिर आगे बढ़ जाए, किस पे बनता है, आओ भाई बिंदु Q पर सोचो। बिंदु Q पर क्या होगा, दोनों की दिशा एक तरफ है, इसका मतलब दोनों वैद्युत क्षेत्र जुड़ेंगे, यानी कि E1 प्लस E2 हो जाएंगे ना, जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, जुड़ेंगे। फिर से सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 यहाँ पर 2 टाइम्स, और नीचे वाला 2 से 2 हो जाएगा, 2 यह E। यहां पर वैद्युत क्षेत्र बना है, बाहर वैद्युत क्षेत्र बन रहा है, हाँ बन रहा है। अच्छा, ये बात अगर मान लो कि R पर किया जाए तो बोलो, अगर R पर कर दिया जाए तब भी वही बात है, दोनों एक ही तरफ है। इसका मतलब कि बाहर भी वैद्युत क्षेत्र बनेगा, तो कितना हो जाएगा, वही मैं डायरेक्ट लिखूं, हाँ क्या। तो देखो भाई, यहां पर आपको दिमाग में बात बैठ रही है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि अगर दोनों प्लेटें धनावेशित हैं और दोनों पे देखिए सिग्मा सिग्मा रहे। अच्छा, सिग्मा 1 सिग्मा 2 भी तो हो सकता था, हाँ हो सकता है। तो यहाँ जुड़ते नहीं भाई ना, तो यहाँ पर बस ऐसे हो जाता है, इसका सिग्मा 1 घटते नहीं ना तो जुड़ते, तो सिग्मा 1 यहाँ सिग्मा 2, बाकी ये कॉमन हो जाता, उसी तरह से भी बच जाता। हम बिल्कुल कर सकते थे उस तरह, कर सकते हो ना। अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 रहेगा तो ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 यहां हो जाएगा, फिर उसी तरह घटाओ और जोड़ लीजिए, कोई कटेगा नहीं। ओके, बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये आपको बेहतर ढंग से समझ में। हाँ, मैं फिर एक बात बता रहा था कि जो अंदर है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब ये दोनों सिग्मा बराबर रहेंगे और दोनों कैसे आवेशित रहेंगे, धनावेशित रहेंगे। लेकिन इसके बाहर इधर भी और इसके बाहर इधर भी, दोनों तरफ वैद्युत क्षेत्र बनेगा। बात समझ में आई क्लियर ढंग से। अच्छा, इसे आप नोट कर सकते हैं, अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अब इसके बाद हम लोग इसे मिटाते हैं, और अब जो दूसरा हम नंबर पे करेंगे उसमें दोनों के जो आवेश रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे, मतलब डिफरेंट रहेंगे, एक पे धन तो एक पे ऋण, राइट। तो आइए धन व ऋण प्लेट के कारण क्या भाई, वैद्युत क्षेत्र। ओके, अब बात वही है कि हम एक बार अंदर निकालेंगे और एक बार बाहर निकालेंगे। ये भी उसी तरह की है कि हम मानेंगे कि वो बहुत बड़ी है और अनंत लंबाई की है, तो सब काम उसी तरह का होगा। आइए देखा जाए,
तो प्लेट यहां पर तैयार हो जाओ। क्या करना है, प्लेट तैयार हो रही है, बना रहे हैं ना प्लेट। अच्छा, हम बना रहे हैं प्लेट। ओके, ऐसे, राइट। इस पे सिग्मा प्लस में है और ये सिग्मा माइनस में, मतलब आवेश का घनत्व हम दर्शा रहे हैं। और वहां पर हम लोग साइन नहीं लेंगे जब सवाल इसको लगा रहे होंगे, तो दोनों पे आवेश की मात्राएं कैसे हैं, बराबर है। इसके अंदर बताना है P पर, इसके बाहर यहाँ Q पर बताना है और यहाँ R पर बताना है। बात सिमिलर है। ये चादर नंबर 1, ये चादर नंबर 2। अगर इनके हम वैद्युत क्षेत्र की बात करते तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता, क्योंकि हमने कह दिया कि ये इनफाइनाइट लेंथ की है, मतलब कि अनंत लंबाई की है सिग्मा। तो यहां पर 2 एप्सिलॉन नॉट होता, ऐसा करके होता भाई ना। यही काम करना है फिर तो। देखो किधर किधर दिशा है, बस और क्या करना है। ये धन आवेश है तो धन से वैद्युत क्षेत्र कहां जाता है, दूर, खींचो, E1 हो गया इधर। ऋण में किधर आता है, उसी की तरफ पास बुलाता है। धन के लिए दूर, ऋण के लिए पास बुलाता है। तो ऋण वाले के लिए किधर होगा, इसी की दिशा में होगा ये E2। P को थोड़ा मैं यहां कर दूं, राइट। दोनों की दिशा एक तरफ होगी। आइए यहां पर देखा जाए, ये धन है ना, तो धन से किधर जाती है वैद्युत क्षेत्र, बाहर, तो ये E1 बाहर चला गया। इस ऋण प्लेट के लिए अगर इस पे देखा जाए तो किधर आएगा भाई, अंदर की तरफ, तो ये हो गया आपका E2। यहां पर धन के लिए किधर, बाहर, और ये ऋण के लिए उसी की तरफ होगा, तो कैसा, यह E2 यहां हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बस सभी पॉइंट का अलग अलग आप वैद्युत क्षेत्र फटाफट निकाल लीजिए। बिंदु P पर, तो बोलो बिंदु P पर के लिए क्या, दोनों एक ही दिशा में है ना, तो जोड़ दियो भाई। अब ये सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। बात ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर माइनस और प्लस मत लिखिएगा क्योंकि उसकी दिशा उषा का काम वहां खत्म है। बस हमने केवल यहाँ पर क्या करना, उसको डायरेक्टली हमें ऐड करना। अगर यहाँ माइनस आता है तो माइनस कर देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा अपान एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट जाएगा, नीचे एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब कि उस प्लेट के अंदर वैद्युत क्षेत्र सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होगा और इसके अंदर हर जगह वैद्युत क्षेत्र सम्मित होगा, एक जैसा होगा। लेकिन एक चीज और भी याद रखिएगा कि हमने जो ये वैद्युत क्षेत्र निकाला है ये बहुत कम दूरी के लिए है और ये जो है वो बहुत लंबी है। अगर दूरी बहुत ज्यादा बढ़ती है इसके बीच की तो कुछ ना कुछ होगा, अदरवाइज ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, राइट। इसके बाद हम किस पे चलें जनाब, बिंदु Q पर चलें। आ जाओ भाई, Q पर क्या बात है, दोनों की दिशाएं अलग अलग है, इसका मतलब कि ये विपरीत है। तो यार विपरीत है तो अभी अभी तो निकाल रहे थे, चुक चुक, यानी कि E बराबर 0। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बिंदु R पर बता दियो जनाब, तो फिर वही बोलोगे यार E बराबर E1 माइनस E2, यानी ये वाला भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। इस वाले वैल्यू के लिए भी 0 वैल्यू आएगी। तो सबके लिए इसमें ये बात समझ में आई। इससे रिलेट मैं एक चीज बता दूं आपको, यहां पर ये अगर प्लेटें हैं इस तरह की, ऐसे, और ये धन प्लेट है और ये ऋण है, ये ऋण प्लेट। तो ऐसा सिस्टम जब हम लोग धारिता पढ़ेंगे तो वहां पर इस बात को मैं पढ़ाऊंगा कि ये जो धारिता है उसमें ये दो प्लेटें होंगी, एक धन और एक ऋण। तो उसको हम लोग उस धारिता नहीं बल्कि संधारित जो है, तो हम लोग इसमें जानेंगे कि एक प्लेट धन और एक ऋण है तो ये संधारित बन जाता है। लेकिन जनाब अगर ये संधारित बनता है तो फिर इसमें वैद्युत क्षेत्र किस तरह रहेंगी, तो सबके लिए वैद्युत क्षेत्र बस ऐसे सम्मित हम खींच देंगे,
मतलब सभी वैद्युत क्षेत्र क्या रहते हैं, राइट। अगर आप लास्ट वाली खींचनी चाहते हैं तो लास्ट वाली कुछ इस तरह की रहेगी। आपको मैं बता भी दूं क्यों होती है। ये वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होंगी, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। तो ये वाली इस नीचे वाले को प्रतिकर्षित कर देगी, तो ऐसे बेंट हो गई है। नीचे कुछ प्रतिकर्षण के लिए नहीं है कि फिर से सीधी हो सके। अगर हम बात करें इस वाली के लिए, तो जितना प्रतिकर्षण के कारण इस बीच वाली को ये बेंड करती, उतना नीचे वाली फिर से उसको प्रतिकर्षित करके क्या कर देते, सीधे रहो सीधे रहो सीधे रहो, ये सीधे रहते। इसके केवल ऊपर वाली जो ऊपर यहाँ है, तो इसको ये प्रतिकर्षित करेगी तो बेंड हो जाएगी, राइट। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और हाँ, ये चीज और भी याद रहनी चाहिए कि इसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कितना, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये आपको बढ़िया से याद रहनी चाहिए कि इतना ही वैद्युत क्षेत्र इसके अंदर होगा। ओके, बात समझ में आ रही थोड़ा बहुत? अच्छा, समझ में आई? इसे अच्छे से नोट कर सकते हैं। आइए एक हम लोग सवाल करते हैं, एससी वर्मा का है, क्वेश्चन नंबर 15 है, और उसे मैंने हिंदी में कन्वर्ट किया सवाल को, तो आपको मैं लिखवाता हूं, तो आप उसे करते हैं, देखिएगा ध्यान से, राइट। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लिखा गया है, ये हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां पर एक समान रूप से आवेश के आयतन घनत्व रो सिग्मा डी मोटाई की एक अधिक क्षेत्रफल की अचालक चादर है, ठीक ना। और ये कह रहा है कि इसके केंद्र तल से x दूरी पर प्लेट के अंदर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर E और x के बीच आपको ग्राफ बना देना है। ओके, पहले आप इसको थोड़ा सा एक कंसेप्चुअल समझिए, तब मजा आएगा इसको करने पे। सवाल बहुत अच्छा सवाल है, और इस सवाल को देखिए ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टेड सवाल है। ऐसा, इसकी जो मोटाई है वो d है, राइट। इस पर जो आवेश वितरित होगा वह इसके पूरे आयतन भर रहेगा, क्योंकि यह अचालक है। हमने आपको बताया है कि अचालक में आवेश कहां पर रहता है, उसके पूरे आयतन में क्या करता है, वितरित रहता है। तो इस तरह की बात है। इसका कहीं सेंटर होगा, तो उसके सेंटर से, ये इसका सेंटर, ये सेंटर, तो यहां से वो कह रहा है कि x दूरी पर इसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। सवाल समझ में आ रहा है? ये प्लेट है, और एक्चुअली ये प्लेट इस तरह की नहीं है। आप ऐसे सोच लो कि बहुत लंबी है प्लेटें, मतलब आप ऐसे यहां पर आप अंदाजा लगा लो कि इस तरह की है, बहुत बड़ी है। तो हमने बस इसको थोड़ा सा आपको समझाने के लिए ऐसा बना दिया कि आप थोड़ा बहुत जान लें कि इसी तरह की प्लेटवा है। प्लेटवा तो वाकई में ऐसे है ना, ऐसे है, इस तरह की प्लेट ऐसी बहुत बड़ी सी है, लेकिन हमने उसको छोटा सा करके उसको फिगर को थोड़ा सा दबा दिया आपको समझाने के लिए कि आप इस फिगर को अच्छे से समझ पाए, राइट। आइए इस प्लेट को बाहर कर ले और उसे समझते हैं। मान लीजिए कि एक प्लेट यहां कर दिया हमने, यही वाली है जो दोनों, इसी के मिड पॉइंट पे वो दूरी दी गई है, यानी कि ये इसका मध्य वाली प्लेट है जो कह रहा हो। इससे x दूरी पर, यहां ये x दूरी है,
और इस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। कुछ करके आप इसमें आवेश को भर सकते हैं, राइट। आवेश कहाँ रहेगा? इसके पूरे आयतन भर वितरित रहेगा, ठीक। अब गॉस की प्रमेय लगाने के लिए हम एक सिलेंडर इसके अंदर कंसीडर करते हैं, और सिलेंडर मीन्स वही बेलन, तो आपने यहां पर एक बेलन बना दिया, राइट। इस तरह का एक बेलन है, ये धनावेशित है, तो इसका वैद्युत क्षेत्र तो हमेशा बाहर होता है। इस वाले का एरिया जो होगा वो छोटा सा एरिया, चाहे आप पूरे को एरिया को चलो हम ये कह देते हैं, इधर हो गया। उसी तरह इस वाले के लिए भी होगा बाहर, और इसकी भी एरिया किधर रहेगी? बाहर रहेगी। बात समझ में आ रही है? ये दूरी कितनी है? x, तो इस पार वाली भी जो दूरी रहेगी वो वाली भी x रहेगी ना। और ये आप ध्यान दीजिएगा, ये टोटल कितनी है? d है, ओके। अगर इसके इस वाले सरफेस की बात करें हम लोग, जो कर्व वाला होता था, बार बार मैं समझा रहा था ये वाला, तो इसके क्षेत्रफल की दिशा किधर? बाहर। ये छोटा सा क्षेत्रफल है, बाहर हो जाएगा, और इसके वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, यानी इसके बीच बनने वाला कोण कितना? 90। तो कुल वैद्युत फ्लक्स पहले जैसे निकालते थे उसी तरह फटाक से निकालो। कुल वैद्युत फ्लक्स भाई, तो इसका नाम रख लो ना, ये वाला चलो 1 हो गया, ये उसी तरह 2 हो गया, ये हो गया जो जनाब ये तीसरा है। तो क्या करना है? वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, पहले वाले के लिए आप क्या करोगे? फाई 1, फिर दूसरे वाले के लिए फाई 2, तीसरे वाले के लिए फाई 3। समझ पाए? इसको लिखोगे तो इंटीग्रल ई इंटू क्या लिखते हैं? डीए। ये किसके लिए है? 1 के लिए है। और ये है ई इंटू डीए किसके लिए है? 2 के लिए है। और यहां पर ई इंटू डीए किसके लिए है? ये तीसरे वाले के लिए। फिर इनको थोड़ा सा अलग अलग कर लियो। ये देख लो, पहला वाला ये वाला है, तो दोनों की दिशा एक तरफ है, जिसका मतलब इनके बीच बनने वाला कोण कितना? 0 अंश। प्लस यहां बोलो जल्दी जल्दी, ई इंटू डीए, इसकी वैल्यू 0, दूसरे वाले के लिए भी एक तरफ है। और ये वाला तीसरे वाले की बात कर लें अगर हम, डीए cos 90, तो ये तो जनाब खत्म हो गया, इसकी कहानी खत्म। अच्छा जी, इसकी कहानी खत्म है तो क्या होगा? इसकी कहानी खत्म है तो आप देखो, कहानी खत्म है इसकी, तो हम क्या करेंगे? इसका जो वैद्युत फ्लक्स आएगा, क्या आएगा? इसका 1 और अगर हम इसका समाकलन करें डीए का, तो कितना हो सकता है? जो अंदर आपने गासियन बेलन लिया है, जो गासियन बेलन लिया है, उस गासियन बेलन के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हम लोग यहां पर क्षेत्रफल डायरेक्ट लिख लेते हैं, तो इसका ए यहां पर भी कितना हो जाएगा? तो आप क्यों नहीं इसको एक साथ जोड़ लेते? 2e इंटू ए हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और गॉस की प्रमेय जैसे लगाते थे उसी तरह लगा दो, तो यहां आ जाएगा गॉस की प्रमेय से, ओके। फाई इज इक्वल टू, इसके अंदर कितना आवेश है तो उसका हमें निकालना है, तो यहां हो जाएगा Q इनसाइड, ओके, अपान एप्सिलॉन नॉट। मैं बार बार ये इनसाइड लिख रहा हूं। तो ये जो इसमें आवेश का वितरण है वो उसका आयतन घनत्व है ना, ये अचालक है, तो आयतन घनत्व के लिए रो इज इक्वल टू Q इनसाइड करना, कोई दिक्कत नहीं है यार। अपान कितना भाई? इसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम इसमें निकालना है ना, तो क्या Q इनसाइड बराबर रो इंटू वी। वी मीन्स आयतन, आयतन हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल गुणे उसकी लंबाई कर दें तो आयतन निकल जाता है। तो इसका रो और क्षेत्रफल इसका ए, इस टोटल की लंबाई कितनी होगी? x प्लस x, कितना? 2x, ओके। हमारे पास Q इनसाइड आ गया, तो Q यहां पर आ जाएगा रो a इंटू 2x और इसके साथ एप्सिलॉन नॉट, राइट। इक्वेशन नंबर 2 कर लो। अब क्या करना है? बस समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर
2 से कर लो तो क्या आएगा 2e बराबर रो ए 2x अपान एप्सिलॉन नॉट, राइट। 2 से 2 कट जाएगा, a से a कट जाएगा, e बराबर आ जाएगा रो इंटू एक्स बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका क्या मतलब समझो, यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र आया है वो वैद्युत क्षेत्र इसके यक्ष के अनुक्रमानुपाती है। बड़ा मजेदार है भाई। देखिए जैसे क्या है कि अगर इस यक्ष का मान बढ़ेगा, जैसे देखो यहां पर अगर यक्ष छोटा रहे तो अंदर का जो सिलेंडर होगा वो छोटा होगा, तो इससे जो बद्ध आवेश होगा वह भी छोटा होगा। और अगर ये यक्ष की वैल्यू बढ़ती है, यक्ष का मान बढ़ता है, तो इसमें उपस्थित आवेश की मात्रा, उससे जो परिबद्ध आवेश है वो बढ़ेगा। जैसे छोटा है सिलेंडर तो इसके अंदर कम ही आवेश आ पाएगा, अगर बड़ा सिलेंडर है तो उसमें आवेश कैसा आएगा, ज्यादा आएगा आवेश। तो इसका मतलब कि क्या है, जो वैद्युत क्षेत्र E है वह x के क्या रहेगी, अनुक्रमानुपाती रहेगी। अब अगर यही बात हम ये करें कि आपको इसके बिल्कुल यहां बताना है सरफेस, इस सिलेंडर को हमें देखो ऐसे, देखो आप समझिएगा, इस सिलेंडर को हमें बढ़ा करके कहां तक लेके चले जाना है, इसके यहां तक ना। तो आपको क्या सोचना यार कि जो यक्स 2x था वो कितने किसके बराबर हो जाएगा, यहां पर देखो इस d के किसके बराबर हो जाएगा, d के। तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, इसी तरह निकाल सकते हैं। तो यहां पर आप निकाल सकते हो। तो इससे मैं थोड़ा सा इधर दिखा देता हूं आपको। जैसे अब यहां पर ऐसा आपने किया है, ये सिलेंडर अब यहां तक, ओके, एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत मजेदार है। ये सिलेंडर आपका यहां तक है, राइट, ये सिलेंडर है, इसका ये मिड पॉइंट है। टोटल डिस्टेंस जो होगी इसकी d होगी, और ये उसी तरह का आवेश इसमें वितरित है जैसा था। नहीं समझ पा रहा हूं मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं अब इसको जो 2x था वो इसके बराबर कर दे रहा हूं, है ना, d के बराबर। तो क्या आता है यहां पर, देखना ध्यान से, यहां से यहां तक इसका वैद्युत क्षेत्र तो बाहर हो जाता, इसका एरिया भी बाहर होता, इसका भी वैद्युत क्षेत्र बाहर, इसका एरिया किधर बाहर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तब वैद्युत फ्लक्स मैं डायरेक्ट वहां से लिखूंगा। तो बोलो क्या आएगा, फाई ई बराबर 2 इंटू ए, जैसे इसमें आ रहा था, जैसे इसमें आ रहा था उसी तरह का हो जाएगा। तो इसमें आ गया इसका क्षेत्रफल हाई वाला तो 0 हो जाएगा, पहले जैसा होता था, ये डी ए 0 हो जा रहा था। इसका और इसका मिला के हो गया वैद्युत क्षेत्र इसके अंदर, ओके। तो ये हो गया भाई। अब दूसरी बात कि अगर हम लोग इसी को इन क्लोज्ड वाले से लिखते इस तरह से, तो क्या आता है रो, और इसमें देखो रो इंटू क्या है, इसका वॉल्यूम है, मतलब कि आयतन। तो हम आयतन को क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल गुणे लंबाई। तो इसकी लंबाई अब कितनी है, d है, और अपान कितना, एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब एप्सिलॉन नॉट, इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूं, इसको थोड़ा शॉर्ट करके बताया मैं। तो इन दोनों को जब इक्वल करेंगे तो कितना आ जाता, 2e a इज इक्वल टू यहां से रो a इंटू डी अपान एप्सिलॉन नॉट, ऐसा आ जाता। अरे भाई ये उसी तरह का कर लेना, तो a से कैंसिल हो जाता, तो हमारे पास e इज इक्वल टू रो अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आ जाता है ना। तो यहां पर एक चीज और है कि यहां d से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र का मान क्या करेगा, ज्यादा होगा। वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, ज्यादा। अब बात यह है कि इसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा है, ओके, राइट, इसके वैद्युत क्षेत्र का मान। देखिए इसके बाद अगर हम लोग यहां ये कर लिए तो यहां पर लग रहा है कांस्टेंट, तो इसके बाहर भी चेक कर लिया जाए कि क्या इसके बाहर विद्युत क्षेत्र कुछ होगा। तो आइए देखा जाए। तो उसके बाहर अगर निकालना हो इसी तरह का पोजीशन में तो क्या होगा, ये उस तरह की प्लेटें जिनके बीच में यहां पर वो है, तो ये अब पूरा इसके आर पार रहेगा,
और ये जो आवेश है इस पे इस तरह से पूरी तरह से वितरित है। ऐसे तो इसकी दूरी तो d है, फिक्स है। ये वही बात पुरानी, इसका क्षेत्रफल ऊपर की तरफ होगा और इसके बीच का कोण 90 अंश। यहाँ पर E बाहर होगा और A बाहर होगा। मैं बस बार बार नहीं करता, अब डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे। तो इसका भी बाहर। तो इसमें टोटल फ्लक्स कितना आ रहा था? तो टोटल फ्लक्स आपका यही आ रहा था ना, Q इनसाइड अपान एप्सिलॉन नॉट, इधर 2E इंटू ए आ रहा था, यही ना आ रहा था भाई। तो Q इनसाइड कैसे निकालते थे? Q इनसाइड बराबर क्या, रो इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को लिखते थे एरिया इंटू दूरी, तो A इंटू डी इसकी दूरी। ये बात आप समझिएगा हमेशा कि हमको आवेश किसके लिए लेना, पूरा जो उन्होंने सिलेंडर मान रखा है उसके लिए थोड़ी लेना है। हमको तो चाहिए जहां तक ये इंक्लोज जब वही आवेश चाहिए। तो यहां आ जाएगा रो ए बी अपान एप्सिलॉन नॉट 2E इंटू ए से ए कैंसिल हो जाएगा, E इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा रो अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इसके साथ डी। तो आप देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है वो नियत है। देखो कैसे, जब हम इसके पृष्ठ पर पहुंचे तो वैद्युत क्षेत्र नियत हो गया, और बाहर जब हम निकले उस पृष्ठ से तो भी वैद्युत क्षेत्र इतना ही है। कहने का मतलब कि जब हम इससे, देखो ध्यान से देखना, इसके पॉइंट से जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है। कैसे? वो वहां पर E जो है वह यक्ष के अनुक्रमानुपाती आया था। तो E और यक्ष जो अनुक्रमानुपाती है, इसका मतलब कि वैद्युत क्षेत्र यहां से क्या कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। ओके, यक्ष जो है वो ये जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है। देखो यहां तक, यहां नियत हुआ, फिर उसके बाहर हम बाहर बढ़ते चले गए, लेकिन वैद्युत क्षेत्र बढ़ा नहीं, वो कांस्टेंट था। राइट, अब इसके लिए अगर हम ग्राफ क्रिएट करें, बहुत बेहतर सवाल है ये सवाल, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको एक कॉन्सेप्ट निकल कर आए, बढ़िया कॉन्सेप्ट है इसमें, तो आप इसे करें। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहां पर हमें को ग्राफ बनाना है। ये तो रेड वाली पाया ना, मैं लगा ये भैया नहीं करना है रेड वाली का। तो किसके किसके बीच, E तथा R नहीं X के बीच ग्राफ आइए बनाते हैं। शुरू में देखना, यहां पर वो x जो है वो दूरी और ये जो है वो वैद्युत क्षेत्र है। शुरू में जब x d के बराबर रहेगा तब का मान ज्यादा रहता है वैद्युत क्षेत्र का, उतना फिक्स हो जाता है ना। देखो जब x d के बराबर था, और जब तक ये नहीं हुआ था, जब तक x का मान d से छोटा था, तब तक E बढ़ रहा था x के साथ। फिर जब d के बराबर हो गया और फिर जब x का मान d से बड़ा हुआ तो वैद्युत क्षेत्र नियत हो गया। इसके बाद वैद्युत क्षेत्र क्या हो गया, नियत। तो इसका एक ग्राफ है और बेहतर ग्राफ है, बढ़िया से बनाइए उसको, देखिए क्वेश्चन को आप वीडियो रिवाइज करके कई बार समझ लीजिए, देखिए वैसे कॉन्सेप्ट बढ़िया क्लियर है और आप इसे अच्छे से सवाल को सॉल्व करें। ओके, सो थैंक यू। इस हिसाब से आपका मैंने 2 लेसन कंप्लीट कर दिया, और लेकिन मैं चाहूंगा कि आपको अभी कुछ जेई मेंस जे एडवांस के क्वेश्चन करा दिए जाए। एनसीईआरटी का मैंने कहा था कि लास्ट वाली जो एक्सरसाइज होगी, जो एडिशनल एक्सरसाइज होगी जिसमें क्वेश्चन थोड़ा अजीब तरह के रहेंगे, वो क्वेश्चन हम लोग कराएंगे। तो उसे हम लोग अभी 2 लेक्चर में से हम पूरी तरह से फिनिश करेंगे। ओके, सो थैंक यू।